11 साल का गरीब और मासूम बच्चा एक 5 स्टार होटल के सामने इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे बताया था कि जो बड़े होटल हुआ करते हैं तो उनके सामने कुछ पैसे मिल जाया करते हैं। कभी कभी अमीर लोगों से कुछ पैसे गिर जाते हैं तो वो लोग उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और हमें वो मिल जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर ढूंढा करते हैं। अब यहाँ पर इस बच्चे की माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है और उसे खाना भी खाना है, तो इसी वजह से ये जो 11 साल का मासूम बच्चा होता है वहाँ पर इधर उधर घूम रहा था ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके। और तभी अचानक से उसकी नज़र एक चमकदार चीज पर पड़ती है जो कि बहुत ही महंगा हीरो का नेकलेस था। इसके बाद वह बच्चा खम्मे के पास पड़े हुए नेकलेस के पास जाता है और उसे अपने हाथ में उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो इसे लेकर अपने घर जाने वाला होता है तो तभी उसके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, ये जिसका है उसे इसे लौटा देना चाहिए। कौन था वह बच्चा और क्या करता है वो उस नेकलेस का, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई की धारावी की एक गरीब बस्ती के अंदर एक झोपड़पट्टी में एक माँ बेटे रहा करते हैं। माँ का नाम उषा होता है और बेटे का नाम होता है किशोर। किशोर जो कि फिलहाल 5वीं क्लास में पढ़ा करता है और उसकी उम्र 11 साल हो गई है। किशोर की माँ दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही है और साथ में उसका भरण पोषण कर रही है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। एक दिन शाम के समय माँ बेटे अपने घर के अंदर आराम कर रहे थे तो उसी दौरान यहाँ पर जो माँ होती है उसे अपने पति की याद आ जाती है और यहाँ पर बेटा अपनी माँ को देख लेता है, क्योंकि पति को याद करके उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। इसके बाद बेटा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ आपके आंखों में आंसू कैसे? तो माँ कहती है कि बेटा कुछ भी नहीं, तुम्हारे पिताजी की याद आ गई। उसके बाद बेटा भी फ्लैशबैक में खो जाता है जब उनका पिता जिंदा था और यहाँ पर पिता उनके हर छोटे मोटे सपने को पूरा किया करता था, बाहर मेहनत मजदूरी किया करता था, लेकिन उन लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होने देता था। दरअसल यहाँ पर जो किशोर के पिता होते हैं वह अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ यहीं पर पहले से रहा करते थे और इधर उधर मजदूरी किया करते थे, लेकिन मजदूरी करने के बावजूद भी जो किशोर के पिता होते हैं उन्होंने कभी भी अपने बेटे और अपनी पत्नी को किसी भी चीज की कोई भी कसर नहीं होने दी। आज से लगभग 2 साल पहले किशोर के पिता की एक बीमारी के चलते मौत हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है उसकी उषा, उसने सारा का सारा घर की जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठा ली थी और वह खुद दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। थोड़ी देर तक माहौल गमगीन हो जाता है, लेकिन जब माँ देखती है कि बेटा भी सोच विचार में पड़ गया है तो उसके बाद अपनी आंखों के आंसू को पहुंचती है और एकदम से अपने बेटे को अपने गले से लगाती है और कहती है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरे लिए माँ और बाप दोनों का साया हूं और कोई भी कैसी भी दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाली। ऐसा कहकर जो माँ होती है अपने बेटे को चुप करा देती है और इसके बाद माँ बेटा और कुछ बात करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माँ होती है उससे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछती है और बेटा पूरी तरह से भूल जाता है अपने पिता की बात को और माँ को बताने लगता है कि हाँ माँ, मैं इस तरह से पढ़ाई किया करता हूँ। माँ बेटे अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन तभी अचानक से जो माँ होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब जैसे ही माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो वह इधर उधर दूसरों के घरों में काम करने के लिए नहीं जा पाती है और उसे 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। थोड़े बहुत पैसे जो उसके पास थे उन पैसों से वो अपने लिए दवाई लेने के लिए जाती है, लेकिन जैसी दवाई की दुकान पर दोनों माँ बेटे जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद एक दवाई काफी ज्यादा महंगी आ रही थी, तो माँ कहती है कि उस दवाई को छोड़ दो, बाकी दवाइयों को दे दो। इसके बाद बेटा कहता भी है कि माँ उस दवाई को भी ले लो, लेकिन माँ कहती है कि बेटा इतने पैसे नहीं है, क्योंकि शाम के लिए खाने के लिए सामान भी ले जाना है। अगर मैं सारी पैसे अपने दवाई में खर्च कर दूंगी तो तुम्हारा खाने के लिए सामान कहां से आएगा और मेरे खाने के लिए सामान कहां से आएगा। इस बात को सुनकर जो बेटा किशोर होता है वो चुपचाप रह जाता है और माँ उषा उन दवाइयों में से एक दवाई को नहीं लेकर आती है और बाकी दवाइयों को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वह उन दवाई को ले तो लेती है, लेकिन उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी एक दवाई कम थी और उस दवाई की वजह से इनको कोई भी फायदा नहीं होता है। इसके बाद रात भर माँ पूरी तरह से खांसती रहती है और जैसे तैसे करके ये रात कंप्लीट हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह माँ से बिस्तर से उठा भी नहीं जाता है और वह अपने बेटे को बुलाती है अपने पास और कहती है कि बेटा एक गिलास पानी तो लाकर दे दे। इसके बाद बेटा अपनी माँ के लिए पानी लाता है, लेकिन बेटा भी जानता था कि माँ बड़ी मुसीबतों से मुझे पाल पोस रही है, तो इसके बाद वह अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं ऐसा करता हूँ, कहीं पर जाकर कुछ मजदूरी कर लेता हूँ और मजदूरी करके कुछ पैसे कमाऊंगा, जिन पैसों से कम हमारा खाने पीने का इंतजाम तो हो जाएगा। लेकिन तभी उसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि नहीं बेटा तू मजदूरी नहीं करेगा, तुम्हारे पिता ने जो सपना देखा था उसे मैं पूरा करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसी बात को सोचकर जो माँ होती है वो हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठती है और उठने के बाद दोबारा से काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बेटे के लिए खाना पीना बनाती है, क्योंकि रात को वो राशन ले आए थे, और बेटा खाना पीना खाकर यहाँ पर खेलने कूदने लगता है। माँ मजदूरी करने के लिए चली जाती है और धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। माँ की तबीयत सुबह सुबह काफी ज्यादा खराब रहा करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है उसी दौरान उसकी तबीयत भी
थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है और उसके बाद रात के समय वह आराम करने लगती। लेकिन जो दवाइयां उसने ली थी उन दवाइयों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और तभी एक दिन सुबह सुबह माँ बिल्कुल भी बिस्तर से नहीं उठ पाती है और वह पड़ी पड़ी कराई रही थी। वह कह रही थी कि बेटा अब तो मेरे बस की बिल्कुल भी बात नहीं है, तू ऐसा कर कहीं से खाने का सामान ले आ, क्योंकि अब तक उनके खाने का सामान पूरी तरह से खत्म हो गया था। पिछले 2 दिन से जहां पर वो काम करने के लिए जाया करती वहीं से थोड़ा बहुत बासी खाना ले आया करती और उसी से अपने बेटे का पेट भर रखा था। और आज सुबह भी वो ऐसा ही करने जा रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कहीं पर काम पर जाने के लिए और इसके बाद वो चुपचाप घर में बैठ जाती है। अब किशोर को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन माँ की बीमारी को देखकर वह अपनी भूख को दबा लेता है और पूछने लगता है कि माँ क्या तुम्हें भूख लगी है? तो उसके बाद माँ कहती है कि हाँ बेटा भूख तो लगी है, लेकिन क्या करूं, घर के अंदर पैसे भी नहीं है और ना ही कोई खाने का सामान है और क्या खाऊं मैं। ऐसा कहकर माँ चुपचाप रह जाती है। लेकिन तभी किशोर कहता है कि माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी आता हूं थोड़ी देर में और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर जो बेटा होता है अपने घर से निकल जाता है तकरीबन दोपहर के 9 बजे और वहां पर इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते अचानक से उसे अपने स्कूल के एक दोस्त की बात याद आती है। दरअसल वो भी इसी गरीब बस्ती में रहा करता था और वो कहा करता था कि यहाँ पर जो बड़ा होटल है पासी में, उस होटल की पार्किंग में पैसे मिल जाया करते हैं क्योंकि अमीर लोग इधर से उधर जाया करते हैं। तो यहाँ पर जो किशोर होता है वो सोचने लगता है कि क्यों ना वहीं पर मैं चला जाऊं, अगर वहां पर मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ खाना ले आऊंगा और उस खाने को खाकर माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। यही सोचकर जो किशोर होता है उस होटल की तरफ चलने लगता है। पैदल पैदल वह इधर उधर देखता हुआ खाने की चीजों को सीधा उस होटल तक पहुंच गया था और वहां पर जैसे ही वो होटल के गेट पर पहुंचता है तो तभी उसी होटल के दरवाजे पर एक गाड़ी आती है, जिस गाड़ी के अंदर एक बेहद ही अमीर महिला बैठी हुई थी और जिस महिला के गले में एक बहुत ही महंगा हीरो का हार दिखाई दे रहा था। जैसे ही यहां पर किशोर उस हीरो के हार को देखता है तो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा हीरो का हार कहीं भी नहीं देखा था। क्योंकि ना तो उनके पास कोई टीवी था जिसमें वो फिल्म वगैरह देख सके और ना ही उसने वैसे कभी यहां पर ऐसी चीज देखी थी और ना ही अपनी मां से ऐसी चीज के बारे में सुना था। वह उसकी तरफ देखता ही रह जाता है, लेकिन गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी को एकदम से पार्किंग की तरफ ले जाता है। जैसे पार्किंग में गाड़ी जाती है तो उसके बाद वह अमीर महिला उससे उतरती है और अमीर महिला उतरकर सीधा होटल के अंदर चली जाती है और बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं देती है। इसके बाद जो किशोर होता है वह अपने काम को करता रहता है, इधर उधर देखता रहता है कि उसे कुछ पैसे मिल जाएं जिन पैसों से वो अपने और अपनी मां के लिए खाना ले जा सके, क्योंकि अभी वह फिलहाल बहुत ज्यादा मुसीबत में है। इसी बात को सोचकर वह इधर उधर देखता रहता है। लेकिन जैसे वो महिला अंदर गई थी तो अचानक से उसी जगह पर जब किशोर जाता है तो वहां पर नीचे देखते हुए जब वह चल रहा था तो एक खम्भे के पास उसे एक हीरो का हार दिखाई देता है, जो कि वही हार था जो उस महिला ने अपने गले में पहन रखा था। अब किशोर को जब ये चीज चमकती हुई दिखाई देती है तो उसके बाद एकदम से उसके पास जाता है, लेकिन जैसे उसकी आंखों में हार की चमक पड़ती है तो वह झट से उसे अपने हाथ में छुपा लेता है और उसके बाद एक कोने में जाकर उसे खोलकर देखता है। अब जैसे ही उसे दिखता है कि ये तो हीरो का हार है और महिला की अमीरी वो पहले देख चुका था, तो उसे महसूस हो जाता है कि इस हार की कीमत इतनी होगी कि मैं और मेरी मां अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर सकते हैं और मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में भी पढ़ाई कर सकता हूं अगर हम इस हार को बेच दे तो। इस बात को सोचकर वह सोचने लगता है कि इस हार को ले चलता हूं और जाकर अपनी मां को दिखाऊंगा। ऐसा सोचकर वह वहां से बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज आती है जो उसकी मां उससे अक्सर कहा करती थी कि बेटा ईमानदारी से रहना चाहिए और दूसरे के सामान पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी की कमाई सदैव साथ रहा करती है। और ये बातें जब उसके दिमाग में घूमती हैं तो एकदम से उसके कदम ठहर जाते हैं। उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि मैं यहाँ पर जो पार्किंग में पैसे ढूंढने के लिए आया था वो भी तो दूसरे के ही सामान था और जब मैं उसे ले सकता हूँ तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा सोचकर वह फिर से चलने लगता है, लेकिन फिर से उसके कदम ठहर जाते हैं और वह सोचने लगता है कि उनके बारे में तो पता नहीं होता कि ये किसके हैं और किस लिए यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बारे में तो मुझे पता है कि ये उस महिला का है जो इस गाड़ी से उतरी थी। और अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं इसे रख सकता था, लेकिन अब जब मुझे पता है तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। यानी कि किशोर ने अपने बच्चों वाला पूरा दिमाग लगा दिया था और उसे महसूस हो गया था कि यह गलत है। अगर मुझे पता है कि उस महिला का है तो यह मुझे उसे लौटाना चाहिए। यही बात सोचकर किशोर के कदम फिर से ठिठक जाते हैं और उसके बाद वह वहां के वॉचमैन के पास जाता है जो कि होटल के गेट पर खड़ा हुआ था। इसके बाद जैसे ही वो उसके अंदर जाना चाहता है तो एकदम से गेटमैन उसे रोक लेता है और कहता है कि बच्चे कहां जा रहे हो, तुम्हें कहां जाना है, क्योंकि यहां पर जो किशोर होता है उसके फटे पुराने मैले कुचले कपड़े हैं और वह पूरी तरह से गरीब लग रहा है और उसको काफी तेज भूख भी लगी हुई थी। तो इसी वजह से हालत को देखकर गार्ड ने उसे रोक लिया था। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि अंकल अंदर एक महिला है और उससे मुझे कुछ काम है, आप एक बार मुझे अंदर जाने दो क्योंकि उनका काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो गार्ड कहने लगता है कि अच्छा, इस होटल के अंदर जितने भी लोग आया करते हैं मेरे ख्याल से उनमें से कोई भी तुम्हें नहीं जानता होगा, तो तुम इस तरह के बहाने बनाकर होटल में घुसने की कोशिश मत करो और बाहर ही रहो, वरना मैं तुम्हें पिटाई लगा दूंगा, क्योंकि ऐसे बच्चे रोज आया करते हैं और रोज मुझे
ऐसे बच्चों से निपटना पड़ता है। ऐसा कहकर गार्ड उसे धमका देता है और डर के कारण जो किशोर होता है वहां से पीछे चला जाता है। अब होटल के सामने जो रोड था उस रोड के वो दूसरी तरफ बैठ जाता है जहां से होटल का दरवाजा साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं इस चीज को गार्ड को दे दूंगा तो कहीं वो बेईमानी ना कर ले, क्योंकि आज का समय ऐसा ही है और उसे वो हार उसी महिला तक पहुंचाना था और वह अगर यहां पर बैठा रहेगा जब वो महिला बाहर निकलेगी तो उसके बाद वह उस हार को उसे लौटा देगा। यही सोचकर वह वहां पर वेट करता रहता है और साथ में होटल की तरफ देख रहा था, क्योंकि बच्चे को भूख भी लगी थी और यहां पर होटल के अंदर तरह तरह के पकवानों की खुशबू उसे आ रही थी और इस खुशबू को सूंघने के बाद उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो चुपचाप धैर्य रख के वहीं पर बैठा रहता है। लगभग 1 से 1.5 घंटा बीत जाता है, क्योंकि इस होटल के अंदर उस महिला की कोई ना कोई मीटिंग थी और उस मीटिंग को कंप्लीट करने के बाद ही वो निकलने वाली थी। यहां पर वह लड़का बार बार ये बात सोचता कि कोई बात नहीं, अभी तो किसी को पता नहीं है, मैं इसको ले जाता हूं, लेकिन उसकी मां की बातें उसे रोक रही थी और इसी वजह से वह उनको नहीं ले जा पाता है। धीरे धीरे वहां पर बैठे बैठे उसे 1 बज जाता है और अब तक कई बार उसके दिमाग में ख्याल आया है कि मां घर पर अकेली है और मुझे मां के पास चलना चाहिए, लेकिन ईमानदारी का पार्ट उसे वहां पर जाने से रोक देता है। लेकिन जैसे 1 बजते हैं तो 1 बजते ही वो महिला दोबारा से होटल से निकलती है और जैसे वो महिला होटल से निकली थी तो उसके बाद ये लड़का फौरन से हरकत में आता है और उस महिला के पास जाकर कहने लगता है कि आंटी मुझे आपसे कुछ काम है और बहुत जरूरी काम है। इधर वह महिला फोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं भी नहीं मिला, एक बार गाड़ी में और देख ली थी चलकर। अब यहाँ पर जैसे ही वो किशोर को देखती है तो देखने लगती है कि शायद कोई गरीब बच्चा है और कुछ पैसे मांग रहा होगा। वह इसके बाद वह अपना फोन कान से हटाती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो किशोर होता है वह अपने उस हाथ को आगे बढ़ाता है जिसके अंदर वो नेकलेस है और उस महिला की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मैडम शायद ये आपका है और मैंने ऐसा ही नेकलेस आपके गले में देखा था। अब जैसे ये महिला उस नेकलेस को देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वह महिला ऐसे नेकलेस कई खरीद सकती थी, लेकिन ये नेकलेस उसके लिए काफी ज्यादा खास था, क्योंकि उसके पति की मौत हो चुकी थी और ये उसके पति की आखिरी निशानी था। और जब यह उससे दूर हो गया था तो वह इसे देखकर काफी ज्यादा विचलित हो गई थी और जगह जगह इसे ढूंढ रही थी। वह महिला जिसका नाम जया होता है वह उस बच्चे की तरफ एकटक निहारती रहती है और कहती है कि हाँ बेटा ये मेरा ही है, लेकिन तुम्हें ये कहां से मिला। तो उसके बाद बच्चा पूरी बात बताता है कि इस तरह से यहां पर मिला था और यहां से उठाकर मैं आपका ही वेट कर रहा था बाहर बैठकर, क्योंकि गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया था। इस बात को सुनकर वह महिला और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आज के समय में किसी के भी हाथ अगर ये नेकलेस लग जाता तो वह उसे वापस नहीं देता, लेकिन इस बच्चे की हालत काफी ज्यादा खराब है और देखने से काफी ज्यादा गरीब लग रहा है। इसके बावजूद भी इसने नेकलेस वापस कर दिया। तो इसी वजह से यहां पर जो जया होती है अपने बैग से एक गड्ढे निकालती है पैसों की और उस लड़के की तरफ बढ़ाने लगती है, लेकिन तभी वह लड़का अपने हाथ पीछे की तरफ कर लेता है और कहता है कि आंटी मैं पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी मां ने बताया है कि जो तुम्हारा है उस पर ही तुम्हारा हक है और दूसरे के सामान पर हक नहीं जमाना चाहिए। तो ये चीज तुम्हारी थी तो इसको मैंने तुम्हें लौटा दिया और मैं तो अब जा रहा हूं। इसके बाद जैसे वो वहां से ऐसा कहकर जाने लगता है तो तभी वह महिला उसे रोकती है और कहती है कि बेटा ये तो बताओ कि तुम यहां पर क्या कर रहे थे, क्योंकि मेरे ख्याल से जब गार्ड तुम्हें अंदर नहीं जाने दे रहा तो तुम्हें बाहर बैठने में भी उनको प्रॉब्लम होगी, तो तुम यहां पर क्यों आए थे। तो उसके बाद वह लड़का अपने बारे में पूरी बात उसे बता देता है और कहता है कि मेरी मां की तबीयत खराब थी और मेरे एक दोस्त ने कहा था कि पार्किंग के अंदर अक्सर पैसे मिल जाया करते हैं और उन पैसों से मैं अपनी मां के लिए खाना ले जाना चाहता था, लेकिन यहां पर आने के बाद मुझे पैसे तो नहीं मिले, साथ में आपका नेकलेस मिल गया और इस नेकलेस को देखकर एक बार तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने घर चला जाऊं, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि जिसकी चीज है उसी को लौटानी चाहिए और इसी वजह से मैं यहां पर बैठकर वेट करता रहा। अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी मां काफी ज्यादा वेट कर रही है, मैं इधर उधर के किसी पड़ोसी से मदद मांग लूंगा। ऐसा कहकर वह लड़का जाने लगता है, लेकिन तभी जो जया होती है उसको रोकती है और कहती है कि बेटा अगर तुम्हारी मां की तबीयत खराब है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं और मैं तुम्हारी मां के लिए खाना भी तुम्हें दिला दूंगी। ये तो मैं दिला सकती हूं ना, क्योंकि वो तो खाने की चीज है, उसको तुम अपने पास तो नहीं रख सकते। इस बात को सुनकर जो लड़का किशोर होता है वह चुपचाप रह जाता है और हाँ में सर हिलाता है। यहाँ पर जो जया होती है किशोर को अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और उसके लिए अच्छा सा खाना पैक करवाती है और उसकी मां के लिए भी अच्छा सा खाना पैक करवाती है। इसके बाद वो सभी के सभी वहां से सीधा धारावी की उन बस्तियों में चले जाते हैं जहां पर किशोर और उसकी मां उतर रहा करते थे। जैसे इतनी बड़ी गाड़ी इस बस्ती के अंदर आती है तो सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर देखने लगते हैं जो यहाँ पर किशोर के पड़ोसी थे और वह ये बात देखकर पूरी तरह से हैरान है कि किशोर इतनी बड़ी गाड़ी में कैसे बैठा है। उसके बाद वह गाड़ी जाकर सीधी उसकी झोपड़ी के आगे रुकती है, उसकी झुग्गी के आगे रुकती है और जैसे ही किशोर गाड़ी से उतरता है तो यहाँ पर जो किशोर की मां होती है उषा, वह भी दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब जैसे वो अपने बेटे को इतनी बड़ी गाड़ी से उतरते हुए देखती है तो वह एकदम से हैरान हो जाती है और जैसे तैसे करके खड़ी होने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो जया होती है जो कि उस गाड़ी में किशोर को लेकर आई थी, वह कहती है कि कोई बात नहीं बहन जी, आप बैठी रहो, मैं वहीं पर आ रही हूं, क्योंकि यहाँ पर किशोर ने पहले ही बता दिया था इशारा करके कि वो बैठी मेरी माँ।
वहां पर जाने के बाद यहाँ पर जो जया होती है वह उस खाने को अपने साथ लेती है और उसके बाद सीधा उस झुग्गी के दरवाजे पर पहुंच जाती है जहां पर उषा बैठी हुई थी। उषा को वह कंधे से पकड़कर सहारा देकर उठाती है और उठाने के बाद उस झुग्गी के अंदर ले जाती है। इसके बाद वहां पर किशोर भी आ गया था और यहाँ पर जो जया होती है दोनों के लिए खाना लगाती है और उनको खाना खाने के लिए देती है। खाना खिलाने के बाद किशोर की माँ और जया के बीच में बातचीत होती है और यहाँ पर जो जया होती है वो कहने लगती है कि आपने तो अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और इनके संस्कारों की वजह से आज मेरे पति की आखिरी निशानी मुझे मिल गई है। इसके बाद वो कहने लगती है कि हाँ बहन जी, जो आपका है वो आपका ही होना चाहिए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं और गरीबों के पास केवल ईमानदारी ही बचती है, वैसा तो कुछ भी नहीं होता है। इस बात को सुनकर जया पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसके बाद उससे और भी कुछ बातें करती है। बातों के दौरान उसे उसकी पूरी कंडीशन पता चल जाती है कि किस तरह से वो अपने बेटे का भरण पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती है, लेकिन काफी दिनों से पैसों की तंगी की वजह से वह काफी ज्यादा बीमार है। तो इसके बाद जो जया होती है वह बहुत कुछ उनके बारे में सोचती है और कहने लगती है कि बहन जी, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप लोग मेरे साथ रह सकते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो किशोर की माँ होती है वो कहने लगती है कि क्यों बहन जी, ऐसा क्या हो गया जो आप हमें अपने साथ रखना चाहती हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो जया होती है वो कहने लगती है, देखो आपका बेटा फिलहाल 11 साल का है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतनी ईमानदारी देखकर मुझे लगा कि ये मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे एक पति थे और पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब तो मैं अपने बड़े से घर के अंदर ऐसे ही रहा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप और आपका बच्चा मेरे साथ वहीं पर रहे, क्योंकि मुझे अकेलापन काफी फील हुआ करता है और आप जैसे ईमानदार लोग अगर मेरे साथ रहोगे तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। अब इस बात को सुनकर किशोर की मां मना करने लगती है, लेकिन तभी यहां पर जो जया होती है वो कहने लगती है कि अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मैं आपके बेटे को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगी और साथ में आपका एक अच्छे से डॉक्टर से इलाज भी करवा दूंगी, और ये कोई आप पर एहसान नहीं रहेगा। जब आप ठीक हो जाओ तो उसके बाद मेरे घर का छोटा मोटा काम कर देना। इस बात को सुनकर जो किशोर की मां उषा होती है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और यहां पर उसे अपने पति का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो उसके बाद वह कह देती है कि ठीक है बहन जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। इसके बाद यहां पर जो जया होती है वह उन दोनों को अपने साथ गाड़ी में बैठाती है और सीधा अपने बड़े से आलीशान बंगले पर ले जाती है। वहां जाकर जैसे किशोर और उसकी मां इस बड़े से बंगले को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन लोगों ने ऐसा घर सपने में भी नहीं देखा था जिसके अंदर आज वो अंदर जा रहे थे। वहां जाने के बाद जो जया होती है अच्छी तरह से किशोर की मां का इलाज करवाती है और यहां पर जो किशोर होता है उसको भी अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिला देती है। किशोर वहां पर मन लगाकर पढ़ाई करता है और धीरे धीरे जया को किशोर अपने बेटे की तरह लगने लगता है और आज तक भी जया के घर में किशोर और किशोर की मां रहा करते हैं और किशोर अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहा है। वो लोग एक परिवार की तरह रहा करते हैं और उनके लिए ढेर सारे नौकर चाकर हैं जो कि उनका ख्याल रखा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।